हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके। तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अभी क्लासेस रेगुलर चल रही है और हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने उपग्रह का वेग संबंधित चीजें हमने कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, केपलर के ग्रही गति के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में क्यों लिख देते? देखो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए। कहीं पर अगर आप टॉपिक इंग्लिश में लिखा हो मिल जाए तो कंफ्यूज ना हो, आपको देखती ही सारी चीजें पता चल जाएगी। अच्छा, ये केपलर के बारे में कहना चाहता है, इसीलिए मैं टर्म्स को इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि कहीं पर भी आप पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, केपलर ने ग्रह की गति के लिए 3 नियम दिए थे। भाई, केपलर ने बोला कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करते हैं, आपको भी पता है। सौर मंडल में वैसे तो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन अब एक ग्रह को हटा दिया गया, टोटल 8 ग्रह कर दिए गए रिसेंट स्टडी के हिसाब से। तो वो ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे गति करते हैं उसके बारे में केपलर ने 3 लॉ दिए थे। उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से आपके 11th क्लास में ये क्वेश्चन आना ही बनता है। ये क्वेश्चन जरूरी आ सकता है 11th क्लास में, अतः इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सीखना। मैं हर चीज एक एक चीज बताऊंगा पूरे बेसिक लेवल में, ठीक है? तो समझने की कोशिश करना। दिक्कत हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर बुक्स के एग्जांपल कराओ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखो ये वो बुक्स वाली एग्जांपल वाली बात तुम कहते हो ना, मैं जो एग्जांपल करा रहा हूं ये सारे बुक्स से मिलते जुलते हैं। आप बुक्स की खुद एग्जांपल करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे कंसेप्ट को लगाने में, अगर आप मेरे कंसेप्ट को लगाओगे डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं एक दिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जैसे मान लो आपने ग्रेविटेशन किया, ये भी मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा हूँ। आपको मान लो कोई भी डाउट आया तो क्या करना है, आपको सारे डाउट कलेक्ट करके आप पोस्ट कर दीजिए और हम आपकी प्रॉब्लम को एक साथ एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं केपलर के ग्रही गति के नियम। केपलर एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। उसने ग्रह के जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं उनकी गति के बारे में बताया। पहला नियम क्या था केपलर का? पहला नियम देखो, केपलर का जो पहला नियम था वो ये था। केपलर का पहला नियम ये था, केपलर का पहला नियम ये था कि कोई भी ग्रह, केपलर का प्रथम नियम क्या था केपलर का? केपलर ने यह बताया कि जो हम पृथ्वी को गोलाकार मानते हैं या हम कोई भी चीज को गोलाकार मानते हैं, गोला नहीं है। हम तो अपने सुविधा के अनुसार चीजों को गोल मान लेते हैं जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। उसने बोला कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। क्या बोला उसने? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। भाई, हम सामान्यतः क्या कहते हैं, हम अपने हिसाब से कहते हैं कि कोई भी सूर्य को केंद्र में मान के और हम बोलते हैं सारे ग्रह वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में कोई भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं 8 9 जो भी ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर कैसे चलते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार। अब दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त क्या होता है? इसको इंग्लिश में एलिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्स। इसको और इस पाथ को बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ। समझते हैं इसको अच्छे से, एकदम क्लियर करके चीजों को सीखेंगे कि सबसे पहले वृत्त और दीर्घवृत्त में क्या अंतर है। देखो, वृत्त और दीर्घवृत्त में अंतर समझो। ये रहा वृत्त और ये रहा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कुछ अंडाकार होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है? अंडाकार होता है। और वृत्त क्या होता है? गोलाकार होता है। ये वृत्त है और ये दीर्घवृत्त है।
इसको बोलते हैं सर्कल, और इसको बोलते हैं एलिप्स। मैथ्स वाले को ज्यादा पता होगा, जो 11 12 में उन्होंने मैथ्स ले रखी है 11th में या 10th में, तो सबने पढ़ी है। 11 में जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा एलिप्स के बारे में। नहीं पता है ये ध्यान रखिएगा, अंडाकार शेप होती है, अंडाकार आकृति होती है, दीर्घवृत्त है, और गोलाकार आकृति वृत्त होती है। वृत्त में क्या होता है, परिधि से केंद्र की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। परिधि से केंद्र की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है, समान होती है। दीर्घवृत्त की स्पेशल बात होती है। ये अगर इसकी त्रिज्या है r, ये दूरियां हर बिंदु पर क्या होगी, समान होगी। ये वृत्त की खास बात होती है। लेकिन दीर्घवृत्त के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मान लो ये सेंटर मान लेता हूं एक बार के लिए, अगर मैं इसको केंद्र मान लूं, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर नहीं होती है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे दीर्घ अक्ष। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और इसको बोलते हैं लघु अक्ष। इस वाले को बोलते हैं लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलेंगे, माइनर एक्सिस। और ये अगर दूरी O है, ठीक है। अब बताओ क्या इसके हर इस बिंदु से ये दूरी, इस बिंदु से ये दूरी बराबर है क्या, नहीं है सर, अलग अलग है। जब ऐसा शेप मिले जिसके अंदर ये दूरियां अलग अलग होती है, ये दीर्घवृत्त बनता है, ठीक है। तो ये दीर्घवृत्ताकार में, इसका मतलब जो कोई भी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये ग्रह है और ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। दीर्घवृत्ताकार में पथ में क्या करेगा, ये चक्कर लगा रहा है, देखो। और इस दूरी को बोलते हैं 2a। इसको मैंने लिख दिया 2a, और इसको लिख दिया मैंने 2b। क्या लिख दिया, 2b, ठीक है। इसको लिख दिया 2b। ध्यान से देख लेना, एकदम कोई दिक्कत हो बता देना। अच्छा, अगर ये पूरा 2a है तो ये दूरी कितनी लिखी जाएगी, a, और ये दूरी क्या लिखी जाएगी, a लिखी जाएगी। ये दूरी कितनी लिखी जाएगी, ये यहां से ये वाली, ये लिखी जाएगी b, और ये वाली दूरी भी क्या लिखी जाएगी, b लिखी जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है सबको। अच्छा, यहां पर तो एक केंद्र बिंदु, तो यहां दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, F1 और F2। और सूर्य दोनों में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यहां दो फोकस होते हैं, इनको कंबाइंड रूप से फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाई। यहां दो फोकस होते हैं, F1 और F2। सूर्य दोनों में से किसी एक बिंदु पर स्थित होगा। सूर्य दोनों में से किसी एक बिंदु पर स्थित होगा। मान लो या तो F1 पर हो सकता है या F2 पर हो सकता है। दोनों जगह सूर्य नहीं जा सकता, सूर्य केवल एक जगह स्थिर होता है। तो ये दीर्घवृत्त के बारे में है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं अपनी बात। क्या बोला था केपलर ने, कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक दीर्घ अक्ष होती है, एक लघु अक्ष होती है। दीर्घ अक्ष होती है, लघु अक्ष होती है, ठीक है। दो फोकस होते हैं, सूर्य किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ये रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। और ये वाली दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैं इसका एक और डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना, यहां से एकदम समझ लेना अच्छे से। ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, मान लेता हूं एक फोकस पर सूर्य है, ये रहा, ये सूर्य है। अगर कोई ग्रह घूमता घूमता यहां आया और यहां पे था, तो ये जो दूरी होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिगी। क्या बोलते हैं, पेरिगी। क्या बोलते हैं, पेरिगी। और ये जो दूरी होती है ग्रह की, इसको बोलते हैं एपोगी। एपोगी यानी कि इसको बोलते हैं दूरस्थ, और इसको बोलते हैं समीपक। क्या बोलते हैं, समीपक। एपोगी और पैरोगी, एपोगी और पैरोगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो एक बिंदु दूर होगा, एक बार पास होगा। जो इस सूर्य से
ये जो दूर बिंदु होता है इसको बोलते हैं एपोगी, दूरस्थ बिंदु, और इसको बोलते हैं पेरिगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या लिखी जाती है, वो ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष वाई अक्ष, ए क्या है दीर्घ अक्ष, बी क्या है लघु अक्ष, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। अच्छा, इसके लिए एक चीज और परिभाषित की जाती है जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता ई, उत्केंद्रता ई। दीर्घवृत्त के लिए ई परिभाषित किया जाता है। ई हमें यह बताता है, ई का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ई का मान 0 से 1 के बीच में आता है। ई का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये चपटा होगा, ई का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चपटा होगा। अगर ई का मान 0 है तो ये वर्त बन जाएगा। अगर ई का मान, दीर्घवृत्त के लिए ई का मान 0 है, इसका मतलब वो वर्त बन गया। और ई का मान जितना 1 के पास जाएगा ये उतना ही चपटा होता जाएगा। ई का मान 1 के पास जितना ज्यादा जाएगा वो उतना ही चपटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चपटा होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एकदम समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि उत्केंद्रता परिभाषित की जाती है दीर्घवृत्त के लिए। दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। अगर दीर्घवृत्त के लिए ई का मान अगर 0 है यानी कि दीर्घवृत्त क्या बन गया है, वर्त बन गया है। लेकिन जैसे जैसे ई का मान 1 के पास जाएगा ये वर्त चपटा होता जाएगा, ये जो व्रत है चपटा होता जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना पहले पार्ट में। पहला पार्ट क्लियर हुआ, केपलर का प्रथम नियम, ग्रह गति का नियम, एकदम सिंपल सा है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। केपलर का द्वितीय नियम की बात करते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा नियम है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं सब चीज खोल के बताने वाला हूं, देखना। केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम। केपलर के सारे नियम ग्रह गति के लिए थे। द्वितीय नियम देखो, इंपॉर्टेंट बात। सर केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है? केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय चाल का नियम है। क्षेत्रीय चाल का नियम कहेंगे। केपलर का द्वितीय नियम होता है एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, या हम कहेंगे क्षेत्रीय चाल का या क्षेत्रीय वेग का नियम, चाल का नियम भी इसको कह सकते हैं। देखो ये क्या कहता है कि कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह के लिए जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी क्षेत्रीय चाल क्या हो रहती है? क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। यानी कि क्षेत्र चाल को परिभाषित करते हैं dA/dt से बराबर नियत। इस dA/dt को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय चाल कहते हैं। इसका मतलब ये कहता है कि कोई भी ग्रह, इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं, सारी बातें समझाता हूं। कोई भी ग्रह कौन सा ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल विस्थापित करता है। समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान
क्षेत्रफल घेरता है या समान क्षेत्रफल बनाता है, कुछ भी कह सकते हो। कोई भी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरता है या समान क्षेत्रफल बनाता है, इसी को बोला था केपलर का द्वितीय नियम। आइए समझते हैं कैसे। देखो, ये कोई दीर्घवृत्ताकार पथ है, मैं बता चुका हूं। दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या होता है, दो अक्ष होती है सर, होती है। सूर्य किसी एक अक्ष पर बैठा रहता है। हाँ सर, बैठा रहता है, बैठा दिया। सूरज भैया इतनी गर्मी है। अब देखो क्या होगा। ग्रह यहां से चलना चालू हुआ, यहां से चलना चालू हुआ और यहां पहुंचा। मान लेता हूं ग्रह यहां से यहां पहुंचा और ग्रह को लगा यहां से यहां पहुंचने में 1 महीना। समय कितना लगा, मान लेता हूं 1 महीना लगा। तो इस 1 महीने में मान लो, ये पृथ्वी की बात कर लेता हूं, कोई भी ग्रह छोड़ो, मैं बोलता हूं पृथ्वी है और ये सूर्य है सन। ये इस दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकाल रही है। तो जरा सोचो, ये पृथ्वी यहां से यहां तक पहुंचने में 1 महीना लगा रही है। 1 महीना, जब 1 महीना लगा रही है तो इसने कितना क्षेत्रफल तय किया। मान लेता हूं क्षेत्रफल निकालने के लिए इस और इस बिंदु को मिला दिया। तो उसने कितना क्षेत्रफल तय किया, ध्यान से देखोगे तो उसने कितना क्षेत्रफल तय किया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये इतना क्षेत्रफल तय किया या नहीं किया। और उसमें समय कितना लगा, 1 महीना। और यहां पर इसकी चाल कितनी मान ली हमने, यहां पे कितनी चाल मान ली, v1। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर ये 1 महीने के लिए जब यहां से यहां पहुंचेगा, ध्यान देना, यहां से यहां चल रहा है, अगर इसी चाल से चलेगा, अगर मान लो इसका वेग यहां से यहां तक पहुंचने में v1 ही रहे, मैं एक बार ये कह रहा हूं, अगर ये यहां से v1 से चल रहा है और हर जगह इसका वेग नियत रहे, तो 1 महीने में ये क्या चलेगा, वेग इसका v1 है, तो 1 महीने में इतना चलेगा। अब 1 महीने में इतना चलेगा, क्षेत्रफल कितना घेरेगा बताओ। क्षेत्रफल घेरने के लिए इस बिंदु को इससे मिला दो। अब आप बताओ कि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं क्या। सर नहीं है, ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये क्षेत्रफल क्या हो रहा है, छोटा है। लेकिन आपने तो बोला कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरेगा, पर यहां पर 1 महीने में इतना क्षेत्रफल घेर लिया और यहां पर 1 महीने में इतना सा क्षेत्रफल घेरा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है सर, कुछ ना कुछ तो गलती है। केपलर का नियम, भाई केपलर ने नियम दिया कि केपलर कहता है dA/dt नियत है, यानी कि जितना क्षेत्रफल होगा समय उतना, क्षेत्रफल और समय का अनुपात क्या रहेगा, नियत। अगर मान लो 1 महीना लगा और क्षेत्रफल इतना था, तो यहां पर भी 1 महीने में भी उतना ही क्षेत्रफल होना चाहिए जितना यहाँ पे था। जितना ये क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल ये होना चाहिए ना, लेकिन ये क्षेत्रफल तो नहीं है। इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, इसका मतलब कि यहां पर जो चाल है और यहां पर जो चाल है, ये दोनों चाल बराबर नहीं है। यहां पर जो चाल है वो बराबर नहीं है। अगर कोई ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्रह सूर्य से दूर है तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। और अगर कोई ग्रह सूर्य के पास है, किसके पास है, सूर्य के पास है, तो उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, क्योंकि यहां पर लगने वाला आकर्षण बल कम होता है तो वेग क्या होता है, कम हो जाता है। यहां पर लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है तो वेग का मान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, 1 महीने में v1 वेग से चल रहा है और उसी महीने में v2 वेग से चलेगा, और v2 का मान अगर v1 से ज्यादा है तो क्या ये ज्यादा दूरी तय करेगा या नहीं करेगा, भाई वेग बढ़ा दिया, समय बराबर है दोनों के लिए समय बराबर है। तो अगर उसने वेग बढ़ा दिया तो उसने दूरी तय करी ज्यादा, इसने अपना वेग बढ़ा दिया, इसका मतलब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये मान लो
एक महीने में यहां से यहां तक चल पड़ेगा। एक महीने में कहां से कहां चल पड़ेगा, यहां से यहां चल पड़ेगा, यहां से यहां चल पड़ेगा। इसका मतलब ये इतना क्षेत्रफल कर लेगा। अब ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्षेत्रफल पतला है, ये क्षेत्रफल पतला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये मोटा है। ये दोनों क्षेत्रफल अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसने यही बात बोली थी कि अगर कोई ग्रह वृत्त, अगर दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका क्षेत्र वेग क्या होगा, क्षेत्र चाल क्या होगी, नियत होगी। क्षेत्र चाल का मतलब dA/dt क्या होगा, नियत होगा। इसका मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरेगा। अब ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्षेत्रफल इसके बराबर है। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ये चपटा है, पतला है, ये मोटा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां वेग ज्यादा होता है, यहां वेग कम होता है। समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, एक महीना यहां चला, एक महीना यहां चला, दोनों स्थिति में इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, dA/dt बराबर नियत। और अगर यहां क्षेत्रफल dA1/dt1 है, ये भी dA2/dt2 है, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात समझ में आ रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका वेग कम होता है, जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका वेग कम होता है, और जो ग्रह सूर्य के पास होता है उसका वेग ज्यादा होता है। क्योंकि ये ग्रह सूर्य से दूर है, इस पर लगने वाला आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये वाला ग्रह सूर्य के पास है, इस पर लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है, तो वेग का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात उसने ये बताई थी, केपलर के ग्रह गति का द्वितीय नियम। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। चलिए इसको थोड़ा सा और समझा दूं, थोड़ा सा और समझा देता हूं, समझाऊं थोड़ा सा और। चलो थोड़ा सा और एकदम मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलो अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात हमने बनाई, ये ऐसा बना दिया। अब मान लेता हूं ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, ध्यान देना, ये रहा सूर्य, और ये मान लो इतना दूरी चलता है, इतना क्षेत्रफल घेरता है। इस टुकड़े को बाहर निकाल लेता हूं, इस टुकड़े को बाहर निकाल लेता हूं, और इस टुकड़े को बाहर निकाल के मैं कुछ ऐसा समझता हूं, एक त्रिभुज बन गया छोटा सा। ध्यान से देखो तो ये अगर बिंदु बहुत पास है इसके, अगर इस बिंदु को इसके बहुत पास मान लूं, बिंदु 1 को बिंदु 2 के, या बिंदु 2 को बिंदु 1 के बहुत पास मान लूं, तो ये लगभग एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अगर यहां v1 वेग से चला और समय लगाया t, समय लगाया t, तो क्या निकलेगा, दूरी बराबर क्या निकलेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो v1 इंटू टी लगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, सर निकलेगा। v1 इंटू टी, ये दूरी निकाल ली उसने, v1 इंटू टी निकाल ली। ठीक है सर, v1 इंटू टी हमने निकाल ली। ठीक है, और इस दूरी को एक बार r मान लीजिए, एक बार दूरी को मान लीजिए r। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बोलो हाँ या ना, आधार गुणा ऊंचाई हुआ या नहीं हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हुआ या नहीं हुआ, हुआ सर। ध्यान दीजिएगा एक बार, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो यहां पर हाफ गुणा r गुणा v गुणा t, और अगर मैं इसको m से गुणा करूं, m से भाग करूं, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m v r t बटा m। ये बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर mvr को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो मैंने सिखाया था आपको, m इंटू वी को क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग बोलते हैं। m इंटू वी को क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग बोलते हैं, जब वस्तु सीधी पथ पे चलती है। लेकिन यहां वस्तु घूम रही है, तो m इंटू वी इंटू आर को हम बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। एक बार के लिए बस याद रख लीजिए इसको, क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। इसको दिखाते हैं L से, L से दिखाते हैं। तो L बटा 2m इंटू टी,
यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानुपाती किसकी हो गया, L/2M की। यानी कि ये L/2M त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल कहां होगा, यहां पर होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल समान रहता है, बता रखा है। इसका मतलब इसके लिए L/2M का मान सदैव क्या रहेगा, L/2M का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, ये याद रखना है। यहां L कोणीय संवेग है, M उस वस्तु का द्रव्यमान है, उस ग्रह का द्रव्यमान है। मैं फिर इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, केवल इतना याद रखना है आपको। L का मतलब होता है कोणीय संवेग, रेखीय संवेग इंटू दूरी, और आपको इतना याद रखना है कि क्षेत्रफल बराबर होता है, जितना क्षेत्रफल यहां होगा उतना ही क्षेत्रफल यहां होगा। L/2M नियत रहता है, ये बात केवल अभी आपको याद रखनी है। बाद में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये बात क्यों हुई। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, L/2M क्या रहेगा, नियत रहेगा किसी भी ग्रह के लिए। L इसका कोणीय संवेग है और M इसका द्रव्यमान है। जब हम डिलीटेड पोर्शन अगर होगा हमारे से, तो हम डिलीटेड पोर्शन करेंगे, तो वहां पे जो सिस्टम पार्टिकल से रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति, वहां पर कोणीय संवेग को परिभाषित करते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहां पे अगर हुआ तो डिटेल में समझाऊंगा और वहां से ये बात आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए एक बार इसको याद कर लो। मैं इसको लिख देता हूं MTR। क्या लिख देता हूं मैं, MTR का मतलब होता है मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो। क्लियर है। तो ये दूसरा ग्रह का गति का नियम है। तीसरा ग्रह गति का नियम देखते हैं, इंपॉर्टेंट। तीसरे ग्रह गति का नियम, केपलर का ग्रह गति का तृतीय नियम। वाह भाई वाह, केपलर देखो खाली बैठा था, नियम बना दिया, हमारे लिए आफत कर दिया। केपलर तो खाली बैठा था गर्मियों में और नियम बना लिया, आम खाया, लीची खाया, नियम बना लिया मजे से। अब अपन पढ़ रहे हैं। तो केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है, केपलर का तृतीय नियम कहता है T² बराबर R³। सर ये क्या हो गया, ये बोलता है केपलर का तृतीय गति का नियम, ये कहता है कि आपने बोला केपलर जी, केपलर बोलता है कि मुझे तो केवल ये बता दो कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, उसका रास्ता क्या है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, वो कौन सा रास्ता ले रहा है। अगर आप मुझे रास्ता बता दोगे तो मैं उससे क्या निकाल दूंगा, उसका आवर्तकाल निकाल दूंगा। क्या बोला कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, सबका पथ अलग अलग है सर। तो आप तो मुझे किसी भी ग्रह का रास्ता बता दो, रास्ता बता दो कि किस रास्ते से जा रहा है, मैं वो किस रास्ते से जा रहा है। अगर आपने रास्ता बता दिया तो मैं उसके आवर्तकाल की गणना कर दूंगा। आवर्तकाल की गणना क्या कर दूंगा, कर दूंगा। अगर यही बात किसने बोली थी, यही बात किसने बोली थी, इसने बोली थी। जैसे सरल समझने के लिए, अगर मैं मान लो इस दीर्घवृत्त के लिए ई का मान 0 है, एक बार समझने के लिए, अगर इस दीर्घवृत्त के लिए ई का मान 0 है, ई का मान 0 है, ठीक है, ई का मान 0 है, तो ये किसके तरह व्यवहार करेगा, ये किसके तरह व्यवहार करेगा, एक वृत्त की तरह व्यवहार करेगा। अब एक बार के लिए मान लेता हूं कि सूर्य कहां पर है, केंद्र पर है। सूर्य कहां पर है, केंद्र पर है, और ये दूरी मान लेता हूं r है, और यहां पर कोई ग्रह घूम रहा है, यहां पर कोई ग्रह घूम रहा है, यहां कोई ग्रह घूम रहा है, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है। तो जरा ध्यान देना, इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। याद करना, Gmm/r²। और चूंकि यह एक वर्ताकार पथ में घूम रहा है, तो वर्ताकार पथ में घुमाता कौन है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल घुमाता है सर। तो अभिकेंद्रीय बल घुमाएगा तो r से r जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा, √Gm/r आएगा। आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूं इसका आवर्तकाल निकालना है, मुझे पता करना है कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। तो सर समय का सूत्र आपने बताया था, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। आओ एक चाल चले, आओ एक चाल चले। 2πr/√Gm/r। यस सर, बिल्कुल आपने बताया था। तो याद कर लो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या,
रूट का आर स्क्वायर, क्योंकि रूट के आर स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो आर आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। इसको लिखा रूट का GM, और ये नीचे वाला आर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ये नीचे वाला आर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो जरा देखना 2 पाई आर क्यूब बना या नहीं बना? बट रूट का क्या बना? GM बना या नहीं बना? जल्दी से बोलोगे। सर बिल्कुल बना। तो सूत्र क्या निकल के आया सर? सूत्र क्या निकल के आया? हमने बोला सूत्र ये निकल के आया, T समानुपाती रूट का आर क्यूब, क्योंकि 2 पाई नियत है, GM नियत है। अब देखो इसका अगर मैं ये हटाऊं तो ये क्या बनेगा? r की पावर 3/2 बनेगा या नहीं बनेगा? रूट हटाऊंगा तो 1/2 आएगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो 3/2 आया। 3 तो पहले से था, 1/2 और आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो r क्यूब की पावर 3/2 की पावर 1/2, ठीक स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया तो ये 2 से 2 गया। T समानुपाती क्या बना? आर क्यूब बना या नहीं बना? इसका मतलब इसने यह बोला कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसके आवर्तकाल का वर्ग उस ग्रह की दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। उसके आवर्तकाल का वर्ग किसके? उस ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। सूर्य से दूरी के, ये आर लिख दो चाहे इसको आर लिख दो, एक ही बात है। तो इसने बोला किसी भी ग्रह का आवर्तकाल, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये याद रखना है, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो यही तो बोला केपलर ने कि मुझे रास्ता बता दो भाई, ये कौन सा रास्ता था? मान लो ये ग्रह इस रास्ते से जा रहा है, ये वाला इस रास्ते से जा रहा है, तीसरा वाला ग्रह किस रास्ते से जा रहा है, बस रास्ता बताओ। रास्ते का मतलब दूरी बता दो आप मुझे, केवल ये बता दो दूरी या रास्ता बता दो। मैं उसका रास्ता बताओ कि किस रास्ते से जा रहा है, मैं उस व्यास का क्या कर लूंगा? आधा करूंगा, दूरी निकल जाएगी, या त्रिज्या निकल जाएगी, उस त्रिज्या की क्या कर दूंगा? तृतीय घात लगा दूंगा और मैं उत्तर निकाल लूंगा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से अगर मान लो कोई 2 ग्रह दे रखे हैं आपको, एक ग्रह की दूरी, एक ग्रह का आवर्तकाल, दूसरे ग्रह की दूरी दे रखी है और दूसरे ग्रह का आवर्तकाल पूछे, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। आपके एनसीईआरटी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, बस आपको दिए गए रहेंगे मान, और मान रखने हैं, क्वेश्चन को हल करना है, उत्तर निकाल लेना है। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। आपको एक ही काम करना है, मेहनत करते जाइए। हम जो वादा कर रहे हैं हम अपना वादा निभाएंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके इन सब चीजों का। तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।